तो आपको पता है कि हाई स्कूल की मैथ में आपका ये एक्सरसाइज 2.4.2 में आपका लैंग्वेज वाली सवाल है। जो लैंग्वेज वाली सवाल होती है किसी को समझ में थोड़ा कम आती हैं, तो मैंने तो सवाल लगाया था 3-4 लगाया था। 5 वाली सवाल इसमें 6 सवाल है, मतलब 3 और 4 जो थी उसको मैंने लगा दिया, तो 5 और 6 आज सवाल लगाएंगे, जो कि बहुत बड़ी बड़ी सवाल हैं। बहुत बड़ी बड़ी मतलब बहुत ही कठिन सवाल है, बड़ी तो आपको लगेंगे ही। तो आप एक बार अपनी बुक खोल के देख लेना, तो आपका एक्सरसाइज 4.2 NCERT फोल्डर से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो सवालें हैं ना, इसको एकदम ईजी तरीके से पूरा वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर कहीं पर भी नहीं समझ में आया तो अब मेरा समझाने का जो तरीका है वो आपको समझ में आएगा, बस आपको थोड़ा सा तो सब्र रखना ही है। अभी 5 नंबर सवाल यहाँ पर लगाने चल रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। किताब में देखते रहिए, मैं यहाँ पर लगा भी दूंगा क्वेश्चन को, मैं बुक से पढ़ूंगा, क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ पर आपको दिखेगा, हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है। एक समकोण की त्रिभुज की जो ऊंचाई है उसके आधार से 7 सेमी कम है, मतलब जो ऊंचाई उसकी है वो 7 सेमी कम है, ठीक है। 7 सेमी कम है किससे? उसके आधार से। यदि कर्ण 13 सेमी हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब एक आपका त्रिभुज बनाते हैं, अगर हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, ये बना मेरा समकोण त्रिभुज। इसमें बोला गया है कि यदि कर्ण 13 हो, कर्ण आपका ये वाली भुजा होती है, जो बड़ी वाली भुजा होती है, जो 90 एंगल के सामने यहाँ पर है, ये कर्ण है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज में यहाँ पर 90 एंगल होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसको AB माने, ABC माने, तो ऐसे ही हम अगर देखते हैं तो ये वाला कोण हमारा कितना होगा? AC हमारा भुजा जो होगी 13 होगी, ये दिया गया है। लेकिन बात उसमें प्रश्न में बोला गया है कि आधा जो समकोण की ऊंचाई जो है, ऊंचाई मतलब ये वाली, ये ऊंचाई जो है ना, ये आधार से 7 सेमी कम है। मतलब आधार जितना होगा उससे 7 कम होगा हमारा ऊंचाई। तो आधार ही नहीं पता है, तो हमें आधार को मान लेना है x, आधार को मान लेना है x। जब आधार को x मान लिए तो इससे हम 7 कम कर देंगे ये ऊंचाई को, तो इससे 7 कम ये हो गया आपका ऊंचाई। तो हमने तीनों भुजाएं निकाल ली हैं, बस इसको हम लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि माना समकोण त्रिभुज, माना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की, माना समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, क्या ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई कितना है? x - 7 सेमी और आधार x सेमी, यहाँ पर सेमी आपको लिख देना है, x सेमी। और कर्ण जो है, कर्ण कितना है? 13 सेमी, ठीक है, 13 सेमी, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें तो हमें सवाल में भी मिल रही हैं, हमने जो बनाया सवाल के हिसाब से उसमें भी मिल रही है, ठीक है। ये चीज़ें हमें मिल रही हैं। अब हमें क्वेश्चन में जो बोला गया है निकालने को, अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसकी जो अन्य 2 भुजाएं हैं उसको हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना? पाइथागोरस का प्रमेय जो है, पाइथागोरियन प्रमेय हमारा क्या कहता है, यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र जो होता है वो क्या बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है। तो हम कर्ण का स्क्वायर, हमारा कर्ण कितना है? 13 है, 13 का स्क्वायर बराबर हमारा आधार कितना है? x है, तो x का स्क्वायर, उसके बाद हमारा प्लस में लंब का स्क्वायर, लंब का मतलब x - 7 का स्क्वायर, x - 7 का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हम इसको 13 को 2 बार करेंगे तो 13 का 2 बार करेंगे तो 169 होगा, और 2 x का 2 बार करेंगे तो x स्क्वायर ही होगा, प्लस इसमें a - b का होल स्क्वायर लगा देंगे, यानी कि x का स्क्वायर -7 का स्क्वायर 7 7 49, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं होगा, माइनस होता है जब इन तीनों को करने लगे। तो 2ab यानी 2 7 14 14x ये हो गया, ठीक है। इतना हमारा बना। अब हम क्या करते हैं, सभी को एक साइड कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, उधर 0 छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा x स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने ये था इस संख्या को इधर कर ले रहा हूँ, इस संख्या को मैं इधर कर ले रहा हूँ और पूरा उठा के इधर ला के लिख दूंगा, बात समझिएगा। मैं केवल 169 उधर लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 169 मैं उधर लिख रहा हूँ और 169 मैं उधर लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए मैं 169 वहाँ पर लिखा, प्लस में था माइनस में लिखिए, इसको मैंने उठा के वहाँ ले गया, मतलब यहाँ पर इस तरफ छूटा 0, तो इस तरफ ना छोड़ करके मैंने इसको पूरा इधर कर दिया और 0 को मैंने उधर कर दिया। तो जब दोनों को पलटा जाए तो कोई भी चेंजेज नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे इस तरीके से हो गए। अब हम x यहाँ पर एक x स्क्वायर, यहाँ पर एक x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर
प्लस 14x है, यहाँ पर 14x अकेला है, इसको लिख दिए। 49 है, 69 है, 49 और 69 को आपस में हम घटा लेंगे। जब 49 और 69 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 49 और 69, कुछ गड़बड़ की है क्या? 49, 7 दूना 14, ठीक, ये तो ठीक है। और कहीं पर 69, ये भी ठीक है। 49 घटा देते हैं, हमारे जाता है कितना, 120, 120 लिख देते हैं। अब उसके बाद देखते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारा 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 से काटते हैं तो x स्क्वायर। कभी कभी ऐसा लिखा रहता है, बच्चे लोग नहीं समझ पाते हैं। तो इसको देखिए, जब कोई किसी भी संख्या का जब सभी में डिवीजन जाए तो दोनों पक्षों में हम उतने से भाग देते हैं। मैं 2 हमारा जा रहा था, 2x 2 कम 2, फिर 2 सत्ते 14, फिर 2 छंगे 12, शून्यम शून्य और 2 शून्यम शून्य, मतलब 2 का हमने दोनों पक्षों में डिवाइड कर दिया है। तो इस तरीके से ये संख्या। अब 60 का ऐसा गुणनखंड करना है कि हमारा नेगेटिव में करने पर, घटाने पर हमारा कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो यही काम करना है, ठीक है। तो हमारा 60 का गुणनखंड क्या बनेगा, आपको पता है कि 60 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है, 60 में ऐसे पहाड़ा पढ़ना है जिसमें 60 आए। तो हमारा देखते हैं, तो हमारा आता है 12 पंचे 60, 12 माइनस 5, ये हो जाएगा 7। ये देखिए मैंने किसको कन्वर्ट किया है, 7 को मैंने करो 12 में से 5 गया 7, और 12 पंचे 60, और यहाँ पर x बाहर रख दीजिए। इस तरीके से कर लीजिएगा, हो जाएगा। गुणनखंड का ये आपका ना आता हो ना, तो पहले वीडियो देखिए, इसके पहले की जो पार्ट्स हैं उनको देखिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 12 और 5 घटाए थे, तो हमने लिखा था, तो 12 में x चिपका दीजिए, फिर 5 में x चिपका दीजिए, उसके बाद 60 को ऐसे ही लिख दीजिए बराबर 0। अब इसमें कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लिया जाएगा, देखिए x कॉमन लिया था, यहाँ पर x बचा, प्लस x निकाल लिया गया था, यहाँ 12 बचा। यहाँ पर क्या मिल रहा है, संख्या आपकी माइनस निकल रही, देखिए माइनस यहाँ पर, यहाँ माइनस निकल गया। 5 निकालेंगे तो 5 एकम 5, और 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो 5 निकाल दीजिए, x नहीं निकला है छोड़ दीजिए, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 5 निकाला, 5 एकम 5, और एक इसमें गया 5 दूना 10, 12 आ गया बराबर 0। ये दोनों सेम होनी चाहिए, क्योंकि ये भी हमारा कॉमन अब आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा x प्लस 12, ये वाला हो गया x प्लस 12, ये हो गया। और जो बाहर निकाले थे उसको एक ब्रेकेट में देते, बराबर लगा के 0 लिख देते हैं, बराबर लगा के 0 दे। अब इसको एक बार 0 से हमें काउंटिंग करना है, तुलना करना है, तो इसको हमने 0 से कर दिया, एक बार इसको भी कर देते हैं 0, अलग अलग। तो x का हम करेंगे तो 12 उधर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, इधर जाएगा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में है माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। तो निगेटिव मान नहीं माना जाएगा, ये धनात्मक मान माना जाएगा। ये वाला लिखेंगे, धनात्मक मान लेने पर, धनात्मक मान लेने पर, धनात्मक मान लेने पर, धनात्मक मान लेने पर हमने x माना था किसको, आधार को। अतः आधार x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, तो 5 हो गया। तो आपका आधार हो गया। फिर मैंने क्या माना था, ऊंचाई मानी थी, तो ऊंचाई बराबर कितना है, x माइनस 7। तो x माइनस 7 है, तो इसका मतलब x की जगह हम रखेंगे कितना, 5 रखेंगे, क्योंकि x बराबर 5 निकल गया है, तो 5 यहाँ रखो, और माइनस 7 ये है। तो इसको हम जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 7 में से 5 जाएगा तो -2, कितना आ गया, -2 आ गया। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि x के घात जो है यहाँ पर माइनस में आपका निकला है। अगर ये माइनस में निकला है तो x बराबर हमारा -5 निकल गया। चूँकि हमारी ऊंचाई जो है, ऊंचाई हमारी ये निकल नहीं सकती है। तो हमें एक बात ध्यान देने वाली ये है कि हमारा जो मान 12 था, जो हमारा यहाँ मान 12 था, ये 12 हमने गलत निकाला। तो कहाँ गलत था पता है आपको, यहाँ देखें तो ये 14 हमारा किस में था, प्लस में था, वो माइनस में था। तो हमने यहाँ पर 14 जो लिखा ये माइनस में लिख दिया। 120 हमारा माइनस में निकला था, यहाँ पर माइनस पर भी माइनस, और यहाँ पर अब भी माइनस, और यहाँ पर माइनस था। तो अब यहाँ पर ध्यान दें, तो यहाँ पर आपका ये 12 माइनस 5 किए थे, अब ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर प्लस होगा, और ये प्लस से माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 12 के आगे भी माइनस होगा। तो इस तरीके से हमारा मान ये वाला माइनस में और ये वाला प्लस में, तो इसका मतलब कि ये जब प्लस में है तो ये माइनस में आएगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस में आएगा। तो ये मान सही माना जाएगा, ये मान गलत माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गलती हुई थी,
क्योंकि यहाँ से पता चला अगर आप सवाल लगा रहे हैं और ऐसे आपको मान नहीं घट रहा, देखिए भी 5 में 7 घट ही नहीं रहा है, तो 5 में जब 7 घट नहीं रहा है इसका मतलब वो आ नहीं रहा है तो गलत है। तो अभी हम जब यहाँ पर 12 रख देंगे कि 10 बराबर आपका 12 आ गया, अब तो यहाँ पर हमारा 12 रखेंगे और 12 में से 7 गया तो हमारा 5 आ जाएगा, ऊंचाई 5 आ गई और कर्ण तो आपका दिया ही गया है। तो दोनों मान हमारा क्लियर हो गया। यहाँ पर बस थोड़ा सा मिस्टेक था, तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आप भी ऐसे गलती करें। तो मैंने ये जो गलती की, इस गलती से हमें क्या पता चला कि लास्ट में हमारा आंसर जो है कन्फ्यूजन बनाने लगा, और कन्फ्यूजन बनाने लगा कारण यही था कि यहाँ पर मिस्टेक था। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन हल कीजिए। दूसरा क्वेश्चन मैं लगाता हूँ आपके सामने, प्लीज़ वीडियो पर स्टे रहिएगा। ये गलती आप भी कर सकते हैं, मैंने जो गलती की, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर आंसर ना आने से क्या नुकसान हुआ और क्या आपको ऐसे अगर आपको भी लगे सवाल लगाने में तो आप समझ लीजिए कहीं पर मिस्टेक किए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अगली सवाल पर, और इसको मैं रफ करता हूँ। ठीक है, तो अगली सवाल आपके सामने लग जाएगी, ध्यान देते रहिएगा। अगली सवाल आपके सामने लग जाएगी, जैसा कि आपके सामने आपको सवाल मिलेगी, ध्यान दीजिएगा और पढ़ लीजिए एक बार सवाल को। देखिए सवाल ये बहुत बड़ी है, मतलब समझने के लिए बहुत ख़तरनाक सवाल है। एक हिसाब से देखा जाएगी तो ये सवाल कितनी ख़तरनाक है आप समझ सकते हैं। ये सवाल बहुत ही बेकार सवाल है। ठीक है, सवाल क्या है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है और एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या की 2 गुने से 3 अधिक थी। तो यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्माण बर्तनों की संख्या। अब हमें ध्यान दीजिए, तो इसमें बर्तनों की संख्या पूछा, तो बर्तनों की संख्या जो है हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे कि माना बर्तनों की संख्या, माना निर्मित बर्तनों की संख्या, माना बर्तनों की संख्या, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बर्तनों की संख्या कितना है, बर्तनों की संख्या x है, x बर्तन है। फिर सवाल में आप देखिए कि बोला जा रहा है बर्तनों कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, बर्तनों का कोई पता नहीं है, तो मैंने बोल दिया कि x बर्तन। अच्छा बताइए कि एक जो मतलब कुटीर उद्योग किया गया है उसने कितने बर्तन बना रहा है, x बर्तन बना रहा है, और x बर्तन बनाने के बाद उस बर्तन पर कितना लागत बैठ रहा है वो देखना है। कितना लागत बैठ रहा है वो कैसे दिया गया है, यहाँ पर बोल रहा लागत जो है उसका ना, बोल रहा है लागत कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। अच्छा, बर्तनों की संख्या वो बोल क्या रहा है, बात पकड़िएगा, लागत हमें निकालना है। लागत, ध्यान दीजिए लागत कैसे लिख रहा है, यहीं पर बच्चों को समझ नहीं आती है सवाल। बोल रहा है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, तो मैंने बोला बर्तनों की संख्या x है, मतलब बर्तनों की संख्या मैंने लिख दिया। बर्तनों की संख्या के बोला जा रहा है कि 2 गुने से, इसके 2 गुने से मतलब 2 गुना कर दिया गया, 2 गुने से 3 अधिक है, तो 3 अधिक है, ये इसका लागत मूल्य हो गया, मतलब इसका लागत मूल्य, बर्तनों का लागत मूल्य इतना होगा। अब आप ये बताइए, आप 8 बर्तन बना रहे हैं और बर्तन का लागत मूल्य 5 रुपये हो रहा है, प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य 5 रुपये हो रहा है, तो टोटल मूल्य कितना लगेगा, 8 पंचे 40 रुपये। इसका मतलब आपका एक दिन के बर्तन आप 40 रुपये के आपने बना दिए। अब मैं एक वो अंकगणितीय रूप में मैं व्यक्त कर रहा हूँ उसको। सेम ऐसे ही हमें क्या करना पड़ेगा कि ये बोल रहा है कि कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, जो निर्माण हमारा था कितना रुपये वो पा रहा था। दिमाग लगाइए कि अगर आप ये XYZ को ना मानते तो आप ये मानते कि आप बर्तन कितना आप निकाल रहे हैं एक दिन में। आप देखिए यहाँ पर अगर आप सवाल लगे हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल रहा हूँ समझिए। आपने यहाँ पर 5 सवाल यहाँ पर लिख दें, 5 बर्तन आप बना रहे थे एक दिन में और लागत मूल्य आपका 8 रुपये आ रहा था, टोटल आप 8 पंचे 40 रुपये बनाते कि नहीं। सेम ऐसे ही 90 रुपये, तो आपने यहाँ पर 40 कैसे आया, 5 और 8 का मतलब बर्तन और बर्तनों की संख्या और मतलब बर्तन की लागत दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसका और इसका हम क्या करेंगे, दोनों का गुणा कर देंगे, इसका हम और इसका दोनों का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमारा टोटल मूल्य आ गया, मतलब बर्तन की संख्या, इतने बर्तन में कुल बर्तन इतना है, इतना रुपए लग रहा है, तो टोटल हमारा 90 रुपये उसका बन रहा है। लेकिन ये तो फिक्स दाम नहीं, ये तो घुमा फिरा के दाम है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्लियर करेंगे। इसको क्लियर करने के लिए इसका हम गुणा करेंगे। गुणा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखें 2 का 2 पहाड़ में 2 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे जो गुणा नहीं कर पाते हैं इस तरह की बीजगणितीय वाली चीज़ें, हमारे चैनल पर एकदम बेसिक की प्लेलिस्ट है, बेसिक से एकदम सिखाएं, उसको देख लेना। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस x 3x हो गया, ये प्लस 90, ये मतलब बराबर 90 आपका ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको इसको एक तरफ करना है, तो 2x स्क्वायर और प्लस 3x अपने साइड है, 90 को इधर लाएंगे प्लस से 90 एंगल और इधर 0 बचेगा। अब इसका
हमारा क्या करना है, इसका हमारा द्विघात गुणनखंड करना है, द्विघात गुणनखंड करना है। तो 90 दूना 180 होगा, 180 का हम ऐसा खंड करेंगे घटाने पर कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो हमारा देखिए कितना होगा है, 90 का हम गुणनखंड करेंगे तो हमारा होता है कितना, आपका होता है 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, तो 15 बार हम बे आपका 180 होगा और 15 12 घटाएंगे तो 3 आएगा। ये आप कर सकते हैं। कुछ बच्चे लोग कहेंगे तो सर यहीं पर तो हम नहीं कर पाते हैं, बड़ा गुणनखंड आ जाता तो कर नहीं पाते हैं। अब कुछ लोग बच्चे ये भी कहेंगे तो 90 का सर गुणनखंड करना था, आपने 180 बोला। तो मैं बताता हूँ, देखिए इसमें क्या है, इसको आप बेसिक पहली सवाल देखेंगे जब इसमें कि ना द्विघात समीकरण, तो आप समझ जाएंगे। मैंने बेसिस बताया है। यहाँ इसकी ए और सी का गुणा करेंगे, मतलब दोनों जो किनारे किनारे वाली संख्याएं होती हैं उनका गुणा किया जाता है। तो 90 और दूना 180 हुआ, 180 का हम गुणनखंड करते हैं, 2 9 18 ऐसे करना है, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 3 15 में 45 और 5 3 पचे 15 और 5 एकम 5। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसी में से बनाएंगे। पहले क्या करेंगे, मैं पहले देख रहा हूँ पहले कैसे में तैयार कर रहा है। हमें बोल रहा है कि 3 आएगा। अब आप ये बताइए, किसी भी संख्या को आप घटाएंगे, किसी भी संख्या को आप घटाएंगे 3 कब आएगा, जब दोनों संख्याएं आपस में लेवल में होनी चाहिए। बात समझिएगा। जैसे मैंने ले लिया एक 10 ले रहा हूँ, अब 10 को हम या तो 10 में से कुछ घटाऊँ या 10 किसी में से घटे तो 3 आए। तो आपको पता चलना चाहिए कि 3 आने का मतलब है 3 का अंतर। ऐसी संख्या लेना है जिसमें 3 का अंतर हो। तो हमें पता है या तो 10 7 लेंगे, या तो 13 10 लेंगे, या तो 16 13 लेंगे, इसी तरीके से 90 93 लेंगे, तभी 3 का अंतर होगा। तो हमें ये पहले दिमाग बैठा दिया कि हम ऐसी संख्याओं का जोड़ा बना के गुणा करें जिसका डिफरेंस 3 ही आए। तो यहाँ पर हम समझ लेंगे कि हम अगर एक बार 2 दूना 4 कर दिए और 4 3 12 कर दिए और इसको 5 3 15 कर दिए, 5 3 15 हो गया या 12 हो गया, तीनों गुणा, बस हो गया काम। इसी को मैंने किया था। तो ऐसे भी आपको तैयार करना है कि कैसे हमारा गुणनखंड होता है। तो हमने इसको तैयार करके आपको बता दिया। अब इसमें हम देखेंगे 2x यहाँ पर लिखेंगे प्लस 15 का x से गुणा इधर करते जाएंगे और 12x ये हो जाएगा माइनस 90। आपको ये गुणनखंड मैंने समझाया था। 2 इसमें कॉमन लेंगे और x कॉमन लेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, केवल x बचेगा। 15 भी नहीं कटेगा तो x निकल ही गया है। यहाँ पर 12 निकालेंगे तो x बचेगा और ये माइनस माइनस ये जाके प्लस हो। जब कभी भी बाहर यहाँ माइनस निकले तो यहाँ पर चिन्ह को चेंज कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आपका 15 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम x प्लस 15 इसको हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं जो हमने कॉमन लिया, और यहाँ पर हम इसको 2x माइनस 12 जो बाहर हमने किया था इसको भी 1 में लिख देते हैं बराबर 0। अब x प्लस 15 को हम एक बार 0 से काउंटिंग करते हैं तो x बराबर ये हो जाएगा, प्लस उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 15। और 2x माइनस 12 को हम करते हैं 0 से, तो 2x बराबर ये जाएगा प्लस में 12 होगा। फिर आपका x बराबर हो जाएगा 12/2, काट देंगे तो x बराबर हमारा 6 आ जाएगा। x बराबर 6 आ गया तो मतलब हमारा ये प्लस में है माइनस में, तो हमारा धनात्मक मान लेने पर यहाँ पर हम लिख देंगे धनात्मक मान लेने पर धनात्मक मान लेना है। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों धनात्मक में आ रहा है तो आप दोनों में से कोई ले लीजिए, दोनों धनात्मक मान है तब धनात्मक मान लेने पर हमारा x बराबर 12। अतः x हम माने थे किसको, बर्तनों से, अतः बर्तनों की संख्या x जो है x कितना आ गई आपकी 6 बर्तन डेली बन रहे हैं। और लागत मूल्य इसका बर्तनों का पर लागत मूल्य इसको आप लिख दीजिए, मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ। कितना था 2x प्लस 6 था, 2x प्लस 3 था, तो 2 को 2 लिख दिए, x का मान 6 रख दिए, प्लस 3 लिख दिए और 2 6 12 हो गया, प्लस 3 हो गया, 12 3 15 हो गया। तो हमारा कितना आ गया 15 लागत मूल्य 15 रुपये आ गया। ठीक है, यहाँ पर रुपये लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने ये 2 सवाल थे, इसको मैंने दोनों सवाल क्लियर कर दिया। और जो अगला अभ्यास होगा, जो हमारा NCERT यूपी बोर्ड से जो भी रिलेटेड जितना मतलब जो भी चैप्टर भी इस वर्ष दिया गया है उन पर हम बनाएंगे वीडियो। बाकी जो कटा हुआ पार्ट है उसको छोड़ देंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो इसके बाद जो अगला नेक्स्ट अभ्यास आएगा तो उसको भी हम लेकर आएंगे। पिछला अभ्यास सब भी बारी बारी इसमें करा चुके हैं, पिछले देख सकते हैं। आगे क्रम बाई क्रम आपको मिलता रहेगा। और सारी सब्जेक्ट की वीडियोज नीचे डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ चेक कर लीजिए। मेरे सेकंड चैनल की लिंक भी है, सेकंड चैनल के आइकन यहाँ आ जाएगा, क्लिक करिएगा। मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का मैं प्लीज़ जरूर सपोर्ट अप उसको भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।